बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा और आप खैरियत से होंगे। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं अक्सर कहती हूँ कि सेहत है। सेहत के मामलात को कभी भी असरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदर के हवाले से बात कर लें जी, स्मोक जो है वो फैसलाबाद को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रही है। इसमें भी सेहत का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोग्राम में हम वेदर के हवाले से भी देखेंगे कि आज कैसा वेदर रहेगा, और इसके साथ साथ फैसलाबाद के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि डेंगू के वार जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर क्या रीज़न्स हैं, क्या हम एहतियात नहीं कर रहे? महकमा सेहत की जानिब से मिज़ल कैंपेन का भी आगाज़ किया जाएगा। कब से कैंपेन स्टार्ट हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, इस शहर के मसाइल को भी देखेंगे। ख़ुसूसन अगर 8 बाज़ारों के हवाले से बात करें, बड़े इंपॉर्टेंट है तारीख़ी एतबार से भी, सकाफ़ती एतबार से भी और कारोबारी लिहाज से भी। लेकिन आखिर क्यों इनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, इस पर भी हम इंसाइट्स हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में सियासी गहमा गहमी अरूज पे है, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। 23 नवंबर को देखना है कि कौन जो है वो मैदान जो है जीतता है और किसका पलड़ा भारी होता है, इस पर भी जी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। सुबह के औकात में हम देखते हैं कि ठंडी हवाएं चल रही हैं और विंटर वाइब्स दे रही है, और इसी तरह से रात के औकात में भी मौसम कदरे बेहतर होता है। अलबत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अलार्मिंग है, उसके लिए हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि आज के वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर की जो धूप है वो धुंधली होती दिखाई दे रही है, क्योंकि फैसलाबाद की फ़िज़ा में ज़हर आलूदा पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद की फ़िज़ा भी आलूदा है और फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में भी शामिल है। और गुज़िश्ता कई रोज़ से इसी तरह से शहर फैसलाबाद की फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रोकथाम करने वाले जो इदारे हैं वो खामोशी सांधे बैठे हैं। इस वक्त हम दर्जा हरारत के हवाले से भी बात करें तो फैसलाबाद में दर्जा हरारत भी कम होने लगा है। सर्दियों का आगाज़ भी हो चुका है, तो दर्जा हरारत में कमी भी महसूस की जाती है, ख़ास तौर पर सुबह और रात के औकात में। दोपहर के औकात में हल्की हवाएं चलने लगती हैं और जो सूरज की तपिश है वो भी हल्की महसूस की जाती है। दर्जा हरारत जो है फैसलाबाद का वो कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 89% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को तब्दील तो करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी फैसलाबादियों को बीमार करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए एहतियाती तदाबीर का मशवरा जो है वो ज़रूर दिया गया है। क्योंकि आज शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 349 पॉइंट्स तक जा पहुंचा, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। गुज़िश्ता रोज़ भी फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 400 पॉइंट तक गया था, और आज भी मुमकिना तौर पर यूँ ही महसूस हो रहा है कि गुज़रते दिनों के साथ इसके अंदर मज़ीद इजाफा जो है वो रिकॉर्ड होगा। एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें, ताकि अपनी एहतियात जो है वो ख़ुद की जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, तो बात करते हैं फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के हवाले से। बड़े इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं कि दिन बदल रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के तजावुज़ात का मामला कहाँ तक पहुँचा है, पार्किंग का निज़ाम कब बेहतर होगा, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जब एक शहरी ख़रीदारी के लिए इन 8 बाज़ारों का रुख करता है, उसके जहन में आते हैं। जी इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर फजील अहमद ने। आए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फजील आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फजील फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। फजील सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 8 बाज़ारों के मसाइल में अगर हम देखें, तजावुज़ात बड़ा पुराना मसला था और हमने देखा कि काफ़ी हद तक इस मसले को रिजॉल्व करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अगेन तजावुज़ात जो है वो सर उठाने लगी हैं। क्या इंसाइट्स है इस पर? देखिए महविश, आपने बिल्कुल ये ठीक पॉइंट जो है वो उठाया है कि 8 बाज़ार जो हैं उनको तजावुज़ात से पाक किया गया। उसके साथ साथ पार्किंग जो है वो 8 बाज़ारों से ख़त्म करवाई गई, मोटरसाइकिल गाड़ी की एंट्री जो है वो बैन की गई। लेकिन अब ना तो कोई मोटरसाइकिल जो है वो उसकी एंट्री बैन है, ना गाड़ी की। तमाम बाज़ारों में उसी तरह से पार्किंग भी लगना शुरू हो चुकी है।
और इसके साथ साथ जो तजावुज़ात हैं वो ऐसा लगता है कि पहले से भी ज़्यादा हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी मेहनत के बाद, इतनी तोड़ फोड़ करने के बाद बाज़ारों को साफ़ करवाया गया, तो अब दोबारा से ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाज़ारों आप जंग बाज़ार देख लें कि वो ऐसा लगता था किसी वक्त में कि ये शायद कभी भी साफ़ नहीं हो सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, वो भी साफ़ हो गया, लेकिन अब दोबारा से वहाँ पर वही हालात हैं। आप चनेड़ बाज़ार चले जाएं, अमीनपुर बाज़ार चले जाएं, कारखाना बाज़ार, मिंटगुमरी बाज़ार, आप 8 बाज़ारों में से जिस बाज़ार में भी एंटर होंगे तो आपको लगेगा कि कभी यहाँ पर तजावुज़ात ख़त्म ही नहीं हुए, इतने बुरे हालात हैं। और जो 8 बाज़ारों में ऑपरेशन था उसके दौरान बहुत सारे ताजर ग्रुप्स जो हैं वो जब टीम्स आती थी, जो मैडम अज़मत फ़िरदौस इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी, उनके सामने तो तारीफ़ें करते थे, बाद में वो कहते थे कि ये बहुत बुरा कर रहे हैं ताजरों के ख़िलाफ़। लेकिन कोई एक ग्रुप के साथ उनकी काफ़ी लड़ाई झगड़े इस तरह से मामलात भी हुए। ईदगाह रोड पर तो 2 दफ़ा काफ़ी काम जो है वो ख़राब हो गया कि हाथापाई तक काम चला गया दुकानदारों के साथ। लेकिन अब दोबारा से अगर यही कुछ होना था तो तब इतना एग्रेशन दिखाने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल सही, इसी तरह और से। अब अगर दोबारा हो रहा है तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्या कोई सियासी दबाव है? तब तो कोई सियासी दबाव नहीं था, तो अब क्यों ऐसा हो रहा है? फिजल, जब फरवरी में इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वक्ती लहर है, इसके बाद मामला हमें फिर उसी तरह से दिखाई बिल्कुल देंगे। ठीक था ना, वो देखें वक्ती तौर पर था, अब दोबारा से वही हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और अब तो तजावुज़ात का जो एक शेड्यूल आता था 8 रोज़ा, वो 1 रोज़ा भी नहीं आ रहा। तो अगर सियासी दबाव की वजह से ये हो रहा है तो पहले क्या नहीं पता था कि सियासी दबाव आ सकता है? तो पहले ही आप इस तरह से ना इतनी भड़के मारें ना कि हम साफ़ कर देंगे, ज़ीरो टॉलरेंस होगा। अब ज़ीरो टॉलरेंस है कि जो तजावुज़ात कर रहे हैं वो करते रहें, हम कुछ नहीं करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस उनके लिए है जो तजावुज़ात नहीं कर रहे, कि उनको जाकर कहना है कि आप तजावुज़ात करें। और दूसरी चीज़, अब ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। जितनी देर तक वो उन्होंने कहा कि नहीं होंगे तजावुज़ात, तब तक नहीं हुए। अब मैं पिछले कोई 1 महीने से कह रहा था कि एक शख्सियत आती हैं, वो घंटाघर में आकर 1-1.5 घंटा बैठती हैं, उसके बाद वो फिर सारे दुकानदारों का ध्यान पड़ता है कि जी लगता है दोबारा फिर वही हालात होंगे। अब वो उनको ज़िम्मेदारियाँ कुछ और मिली थी, ठीक है। वो घंटाघर में सिर्फ उनके बैठने का मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि मैं दोबारा मेरी एंट्री होने लगी है शायद। तो उसी चक्कर में वो उनके जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने जाकर कहा कि कुछ नहीं, अब मामला हम ठीक करवा लेंगे, आप करें। तो ये इस तरह से 8 बाज़ारों में दोबारा से तजावुज़ात जो हैं वो शुरू हुए हैं। जो ऑपरेशन किया गया था उससे पहले जो मैडम अज़मत फ़िरदौस ने ऑपरेशन किया था तजावुज़ात के हवाले से, हमने देखा कि वो किसी की नहीं सुनती थी। चाहे कोई बाज़ार है, कोई गली है, कोई जौन सी मर्ज़ी मार्केट है, वो जाती थी, देखती हैं ये तजावुज़ात हैं, ख़त्म करें। अगर कोई पुख्ता तजावुज़ात हैं फ़ौरी तौर पर मशीनरी मंगवा कर वो तड़वा देती थी। वो यहाँ तक जहमत नहीं आने देती थी कि कोई सिफारिश ही करवा ले, वो कहती थी फ़ौरी गैर कानूनी है, इसको फ़ौरी तौर पर तोड़ दिया जाए। लेकिन उससे पहले भी वो एमओ थी। सही, ये सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के अहकामात थे कि तजावुज़ात ख़त्म करवाएं। तो उसके बाद फिर उन्होंने जब चेक एंड बैलेंस रखना शुरू किया, पूछना शुरू किया कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर मैडम ने थोड़ी सख्ती की। हालांकि वो उससे पहले भी यही उनकी ज़िम्मेदारी थी कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बिल्कुल इसी तरह से जब भी किसी ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है हम देखते हैं बड़े पीक लेवल पे होता है, और जब हमें ये रियलाइजेशन होना स्टार्ट होती है कि अब ये मसला हल हो जाएगा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि मामला दोबारा से उसी नहज पे आ जाते हैं। उमर, आप क्या रीज़न देख रही हैं कि क्यों तजावुज़ात हल नहीं हो पा रहा ये मसला? देखें, इससे पहले भी इस मौजू पे बात हो चुकी है, तो आज भी मैं वही कहना चाहूँगा कि जब तक दोनों साइड्स के मफादात जुड़े हुए हों किसी मामले से या तजावुज़ात से, दोनों साइड्स के मफादात जुड़े हुए हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स जिसमें इंतज़ामिया है,
उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी है और ताजर सियासत करने वाले लोग हैं, तो जब तक उनके मफादात हैं उस वक्त तक ये ख़त्म नहीं हो सकेंगे। ना तो यहाँ पर कोई मुस्तकिल पॉलिसी बन सकेगी। आप सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, पंजाब के दीगर शहरों की भी सूरत हाल देख लें। आप सूबाई दारुल हुकूमत में चले जाएं, वहाँ पर आप शाल मार्केट में चले जाएं, इस तरह दीगर मार्केट्स के अंदर चले जाएं, हाँ आपको यही सिचुएशन मिलेगी। कभी कभार जब जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको इस पे ख्याल आता है तो इस पे कुछ ना कुछ इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन बाद अज़ा जो ही उनकी उससे थोड़ी सी नज़र सिरकती है, क्योंकि सूबे में और भी बहुत सारे मामलात होते हैं, सिर्फ तजावज़ात को ही लेकर नहीं चलना होता। वो जितने दिन मीडिया की सुर्खियों में ख़बरें रहती हैं उतने दिन मामला गर्म रहता है, फिर जो ही नज़र थोड़ी सी उस इशू से हटती है तो साथ ही वो पुराने अंदाज में बहाली शुरू हो जाती है, और बल्कि उसमें जो फ़ायदा होता है वो मुतलका जो इंतज़ामिया के मुलाजमीन हैं, जो काली भेड़ें होती हैं, उनका फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके उनके रेट्स अप हो जाते हैं, करप्शन के रेट्स अप हो जाते हैं। उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। अगर इनको अपना ज़ाती लालच नहीं होगा तो किसी भी सूरत कोई भी वहाँ पे तजावज़ात नहीं होने देगा। अगर ज़ाती लालच नहीं होगा, पैसों का लालच नहीं होगा, तो ऊपर से अहकामात ना भी हो तो फिर भी वो नीचे वाले जो है उनको अपनी जो ड्यूटी है, अपनी ज़िम्मेदारी है, वो मुकम्मल तौर पर उनको याद रहेगी और फिर वो उसकी अपने फ़र्ज़ की पूरी पासदारी करेंगे। ताहम जब वहाँ पर वो लालच आ जाता है, पैसों का लालच आ जाता है, तो फिर वही कुछ होता है जो हो रहा है। कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन ये तल्ख़ हकीकत है। तो यही कुछ होता चला आ रहा है और मुस्तक़बिल में भी ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मामला जो है वो मुश्किल बुनियादों पर हल हो सकेगा। लेकिन अक्सर उमर ये भी होता है कि हमने देखा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी मुख्तलिफ होती हैं और रिपोर्ट हमेशा ये बनाकर पेश की जाती है कि सब अच्छा है। ये देखिए वो तो ऐसा ही है, हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, महंगाई जो है वो 70 साल की कम तरीन शरह पर आ चुकी है। तो इन सब दावों में, इन सब बातों में अगर अमली तौर पर हम देखें, हाँ अगर आप महंगाई का किसी एक साल के साथ जिसमें फुल पीक पे गई मुआवजा करके कितने % ग्रोथ हुई, अब वो मैक्सिमम लेवल पे तो चली गई, अब रुकी हुई है या अब भी स्लो इजाफा हो रहा है, तो उसको ये कह देंगे कि आपकी जो महंगाई है वो बिल्कुल पीछे चली गई है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है उनको देख, तजावुज़ात का एक दरीना मसला है। और जिस तरह से अगर हम अब की अपडेट्स के हवाले से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर दोबारा से एक अच्छे तरीके से ऑपरेशन ना किया गया तो आने वाले दिनों में ये मसला मज़ीद भी संगीन होगा। फर्दर भी 8 बाज़ारों के मिसाल के हवाले से बात करेंगे। जी वक्त हुआ ब्रेक का, कीमत चाहिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 प्रोग्राम में। जी हम बात कर रहे थे 8 बाज़ारों के उन मसाइल के हवाले से जो कि फ़ौरी हल तलब हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मसाइल जो हैं ये हल नहीं हो पा रहे। आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं? ऐसी अगर हम बात करें तजावुज़ात से हट के 8 बाज़ारों में लटकती तारों का मामला, बड़ी दफ़ा बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं, हादसात रूनुमा हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लटकती तारों का मामला जूं का तूं है। फजील, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? आखिर इतने बड़े वाक़यात हम हो गए हैं और हमें माजी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए महविश, जो बिजली के लटकते तार हैं ये एक दरीना मसला है 8 बाज़ारों का, और बहुत बड़े लेवल पर कपड़े का कारोबार 8 बाज़ारों में होता है। और कई बार कपड़ा मार्केटों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगी। और एक वाक़या तो बड़ा अफसोसनाक मंटगोमरी बाज़ार और जो कारखाना बाज़ार है उसके बिल्कुल वहाँ पर दोनों तरफ बिल्डिंग्स लगती हैं, रायची घर भी वहाँ पर लोगों के हैं। तो वहाँ पर 6 से 7 लोग जो हैं वो उनकी जानें ज़ाया हुई और बड़ा वो अफसोसनाक वाक़या था। उसके बाद फिर फेस्को हुकाम की जानिब से बड़ा ये कहा गया कि जी हम इसको सारे जो लटकते तार हैं इनको अंडरग्राउंड करेंगे, इनकी पाइपिंग कर देंगे। उसके लिए पता नहीं कुछ 3 करोड़ रुपए का ऐलान भी कर दिया गया कि 8 बाज़ारों की जो लटकती तारें हैं इनका मसला ही हल कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह लेकिन इस बात को भी ये 3 साल हो चुके हैं और वहाँ पर 1% भी काम कोई इस तरह का नहीं हुआ कि आप ये कहें कि जी वहाँ पर जो ये शॉर्ट सर्किट के मामलात हैं उनमें कमी आ सकती है।
और बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केटों में दुकानें हैं, बिल्कुल लोड इसी तरह ज़्यादा से। कम होने की वजह से भी आग जो है वो लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ट्रांसफार्मर्स अगर वहाँ पर को ख़राब हों या फिर एक इजाफी ट्रांसफार्मर लगवाना हो तो उसके लिए ताजर जो हैं वो ना सिर्फ चक्कर काटते हैं फेस्को दफातर के, बल्कि ख़ुद से पैसे भी देते हैं। बिल्कुल इसी और तरह से। पैसे देने के बावजूद एक मार्केट है ये मदनी कॉटन सेंटर, वहाँ पर मार्केट वालों ने ख़ुद पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके ट्रांसफार्मर के पैसे दिए, नया ट्रांसफार्मर लगवा लिया और उन्होंने ये कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। नया ट्रांसफार्मर आ गया लेकिन उसके ऊपर बिजली बहाल नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह से। और फजील, अगर हम 8 बाज़ारों के डेमोग्राफिक्स को देखें तो बहुत सारी गलियां जो हैं वो इतनी तंग हैं कि वहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाएगी तो वहाँ पर रेस्क्यू को जो ऑपरेशन करने में बड़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन ये जो लटकती तारों के मामलात हैं ये इन्हें दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। देखें आप, ये बिल्कुल ठीक है, छोटी छोटी गलियाँ हैं कि वहाँ पर जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं वो नहीं जा सकती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रेस्क्यू की गाड़ी तो क्या, एम्बुलेंस छोटी होती है उससे, रेस्क्यू की जो 1122 की बड़ी गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, वो तो छोड़ें, 1122 नहीं जा सकती अक्सर गलियों के अंदर। तो अगर आपको ये सारा नक्शे का भी पता है कि किस तरह से छोटी छोटी गलियाँ हैं और उनके अंदर रहायशें हैं, तो वहाँ पर तो इन मामलात को हल होना चाहिए। अब जो ब्यूटिफिकेशन का कहा है, गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है, उसके लिए बजट दिया गया है, तो अब वो उसके ऊपर काम हो रहा है, उसकी सारा वो सर्वे किए जा रहे हैं। वो तो अब पता नहीं कब शुरू होगा, नहीं होगा, ये अभी कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन जो ये आपने बिजली की तारों का कहा है, ये वो मसला है कि जो हंगामी बुनियादों पर हल होना चाहिए। क्योंकि अभी तो चलें सर्दी का मौसम आ गया है, जब बरसात का मौसम आता है, गर्मी का सीज़न आता है, तो उसमें लोड जो है वो कम ज़्यादा होना, शॉर्ट सर्किट होना, ये मामलात बढ़ जाते हैं। तो अब ये सर्दी के मौसम के अंदर अंदर ही इनको अंडरग्राउंड करना है, पाइपिंग करनी है, जो भी करना है ये कर लेना चाहिए। ये पिछले दिनों अभी अमीनपुर बाज़ार में भी आग लगी और काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पर भी। उससे 8 या 10 दिन पहले मदनी कॉटन सेंटर में आग लगी और उससे 15 दिन पहले फिर एक दफ़ा वो मदनी कॉटन सेंटर में ही आग लगी थी। मतलब कि इस सीज़न के अंदर कुछ 4 से 5 वाक़यात हो चुके इसी तरह से। लेकिन वो शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान हुआ है। तो इसलिए ये वो मसला है जो हंगामी बुनियादों पर हल होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ना हमारी ज़िला इंतज़ामिया और ना ही हमारा जो फेस्को है, उनको कोई परवाह नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब देखें कि अमीनपुर बाज़ार में जो आग लगी उसके ऊपर आपका कोई ज़िली इंतज़ामिया का अफसर वहाँ पर नहीं पहुँचा। फेस्को के 2 बंदे आए, वो मोटरसाइकिल पर, उन्होंने इतना लंबा वो पकड़ा हुआ था, पता नहीं उतारने ऐसे ऐसे करने वाला सही डंडा सा इतना लंबा, सही। वो 1 घंटे बाद आए। अब 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस तरह से हालात होंगे, खुदा न खास्ता अगर कोई जानी नुकसान हो जाता तो फिर किसने ज़िम्मेदारी लेनी थी। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो तो वैसे ही बादशाहत का निज़ाम समझती है कि हम बादशाह हैं, हमें कोई ना पूछे। हम अगर कोई यहाँ पर मर जाता है, कोई किसी का नुकसान हो जाता है, तो वो खामोशी से आकर कहे कि बादशाह सलामत, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, बस। उनको तो कोई पूछे भी ना। तो फेस्को है तो वो भी कहता है कि ठीक है, हम एक मुनाफा बख्श कंपनी बन चुके हैं, हमें सिर्फ पैसे से गर्ज है। तो लोग मरते हैं, जीते हैं, किसी का नुकसान होता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये वो मसला है जो हंगामी बुनियादों पर हल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो हमारे ताजर लीडर हैं उनका भी कसूर है कि वो उस तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते जिस तरीके से उठानी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ताजरों के आपस के इत्तेहाद के बड़े मामलात हैं, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। एक ग्रुप है वो कोई और बात कर रहा है, दूसरे ग्रुप है उसकी तरजीहात और हैं। हालांकि अगर लटकती तारों का मामला देखें, ये बड़े संजीदा है और तमाम लोगों को एक तरजीहात या बातें जो हैं, मफादात हर किसी के वही हैं, मसाइल भी वही हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया है
वो बहुत समझदार है। उनको पता है कि इनको किस तरह से तकसीम करना है, किस तरह से इनसे ख़ुद की बात मनवानी है और इनको सिर्फ वो लॉलीपॉप देकर सही काम भिजवा अपने दें। काम और बिल्कुल। अपने जो भी इरादे हैं वो एक तरफ हैं, और जो बिल्कुल। अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से बात करें, आठ बाज़ारों में लटकती तारों का मामला उमर बड़ा संगीन है, और हमने देखा है कि ये मामला आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये 5 साल पुराना मामला है, ये 10 साल पुराना मामला है। और अगर हम फेस्को के निज़ाम के हवाले से देखें, खस्ता हाली है, कई दिन तक तो बिजली भी गायब रहती है अक्सर गर्मियों में, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर की अद्वियात भी ख़राब होती हैं। ये बिज़नेस कम्युनिटी का कहना है, और ऐसे में मसाइल नहीं हल हो रहे। क्या फ़ंड्स की कमी है? आप क्या देखते हैं इन मसाइल के पीछे क्यों नहीं हल हो रहे? फ़ंड से ज़्यादा तरजीहात की कमी है। चलें इंतज़ामिया के पास तो फंड्स के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो कंपनी जो कि लोगों को बिजली बेचती है उसके बदले उनसे रेवेन्यू हासिल करती है और ये दावा करती है कि वो मुल्क की सबसे पहले नंबर की जो कंपनियां हैं उनमें शामिल है और मुनाफा बख्शेदारा है, तो उसको अपने सार्फिन की क्यों परवाह नहीं है? क्यों जस्ट रेवेन्यू कलेक्शन तक ही वो लोग महदूद हैं और उस तरह से आवाम को फैसिलिटीज़ फ्राहम नहीं की जाती? आप देखें, फजील ने पहले भी बात की, बरसात का मौसम हो, बारिश हो, आंधी आती है, तो आप देखें पूरे शहर के अंदर नहीं बल्कि पूरे डिवीज़न के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। थोड़ी सी आंधी आएगी, हल्की सी बारिश होगी, तो पूरे फैसलाबाद जो इसका डिवीज़न जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन में सरगोदा भी है, फैसलाबाद डिवीज़न भी है, 7-8 अजला बनते हैं, करोड़ों की आबादी है, शट डाउन चला जाता है और घंटों तक यही सूरत हाल बरकरार रहती है। क्या तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी यही सिचुएशन होती है? क्या वहाँ पे भी हल्की सी आंधी या हवा चलने या बारिश होने की सूरत में घंटों ब्रेक डाउन रहता है? क्या हल्की सी आंधी चलने से पूरी जो उनकी पोल हैं 15-15, 20-20 वो इसी तरह से गिर जाते हैं? ये सारी चीज़ें हैं। उस वक्त हिफाजती इंतज़ामात क्यों मौसर तरीके से नहीं किए जाते? अगर आपके पोल गिर रहे हैं, आपके पोल टूट रहे हैं, तो उनकी मजबूती, उनकी पायदारी का चेक क्यों नहीं किया जाता जब उनको इंस्टॉल किया जाता है? इसके साथ यही सिचुएशन, ये तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की सिचुएशन है, गली मोहल्लों के अंदर कंज्यूमर्स तक जो लाइनें बिछी हुई हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। तो ये मसला सारा तरजीहात का है, क्योंकि सबको ये पता है कि यहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपको याद होगा पिछले दिनों में एक मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था ओवर बिलिंग के हवाले से कि फेस्को ने या दीगर तकसीम कार कंपनियों ने अरबों रुपए जो थे वो शहरियों की जेबों से निकलवा लिए और मीडिया ने भी उसको खूब हाईलाइट इशू को किया। वो आज इशू कहाँ पे है? उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, फैसलाबाद से भी एक आला ऑफिसर को गिरफ़्तार किया गया, बाद में उनकी ज़मानत होगी। तो वो किधर गए? वो पैसा अगर आवाम की जेबों से निकलवाया गया था तो उनको रिटर्न क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अगर वो केस गलत बने थे तो फिर मुतलका लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? तो ये वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर अवाम उस तरह बिल्कुल इसी तरह से आवाम की तरजीहात में फ़लाह बहबूद है, और हम देखते हैं कि मसाइल हल कराने के हवाले से बहुत सारे मामला हैं जिसे फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। फर्दर भी जो आठ बाज़ारों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, कीमत चाहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 प्रोग्राम में। जी हम बात कर रहे हैं आठ बाज़ारों के मसाइल के हवाले से। तजावुज़ात है, बिजली की लटकती तारों के मामलात हैं और पार्किंग का मसला। पार्किंग का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद की अगर पूरे हम ट्रैफिक की सूरत हाल देख लें, वो भी बदतर से बदतरीन होती जा रही है। ऐसे में आठ बाज़ारों में अगर पार्किंग का निज़ाम बेहतर नहीं है तो ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फजील, आखिर कब हम देखेंगे कि आठ बाज़ारों में पार्किंग प्लाजा जो है उसकी तामीर हो जाए? महविश, उम्मीद है कि हमारे बच्चों के बच्चे जो हैं वो ये पुख्ता उम्मीद रखेंगे कि पार्किंग प्लाजा जो है वो बन जाए। पुख्ता उम्मीद उनको होगी। हमें तो नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में ये पार्किंग प्लाजा जो है वो बन सकेगा, क्योंकि एक पोर्शन भी कंप्लीट नहीं हो सका, पूरा नहीं हो सका पिछले 10 से 11 सालों में। तो आप देख लें कि वो फिर कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सिर्फ एक पार्किंग प्लाजे का एक पोर्शन जो है वो
अगर नहीं बन सका तो 8 बाज़ारों के बाहर पार्किंग प्लाजे जो हैं। मुझे आज भी याद है कि जनवरी में हम इसी मसले पे बात कर रहे थे पार्किंग के हवाले से, और तब ये कहा जा रहा था कि अगस्त 2025 में पार्किंग प्लाजा बन जाएगा। हमने देखा है कि अगस्त भी गुजर गया है, अब हम नवंबर में पहुंच गए हैं। अब जाकर कोई भी दोबारा इंतज़ामिया से इस हवाले से मौक़िफ़ ले ले तो वो आज से फिर अगले 6 माह का टाइम देंगे कि जी ये अप्रैल मई के अंदर इंशाल्लाह आपको तैयार मिलेगा। जब आप अप्रैल मई में जाएंगे तो फिर आपको सितंबर अक्टूबर का टाइम दे दिया जाएगा। तो ये वतीरा है इंतज़ामिया का कि उन्होंने 5 से 6 माह जो हैं वो रखे होते हैं कि जी इसमें हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो 10 से 11 साल में जो नहीं हुआ तो वो 5-6 माह में ये कहाँ से कर लेंगे। अब कमिश्नर फैसलाबाद जो हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी उम्मीदें हैं लोगों को कि चलें वो जितनी देर यहाँ पर रहेंगे कुछ ना कुछ वो उसको काम उसका जो है वो करवा कर जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे मौजूदा डीसी हैं वो तकरीबन उनको 1 साल से ऊपर का अरसा शायद हो चुका है यहाँ पर आए, या इससे ज़्यादा हो गया होगा। तो उन्होंने कोई ऐसी मिसाली खिदमत कोई नहीं की फैसलाबाद शहर की जिसमें आप कह सकें कि जी बहुत अच्छा कारनामा है उनका। तो उनसे ही हमारी अपील है कि आप इस शहर की बेहतरी के लिए कोई ऐसा काम कर जाएं कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें। बिल्कुल इसी तरह से। तो ये अगर आप सिर्फ पार्किंग प्लाज़ा एक जो है वो कंप्लीट करवा दें और कोई एक और शुरू करवा के चले जाएंगे तो शहर के लोग आपको याद रखेंगे। और ये वो शहर है कि इस शहर के लिए जो अच्छा करके जाता है फैसलाबाद के लोग उसको हमेशा याद रखते हैं, और जो बुरा करके जाता है उसको भी नहीं भूलते, और जो कुछ नहीं करके जाता उसको तो बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि पार्किंग प्लाजे जो हैं वो 8 बाज़ारों के बाहर बन सकेंगे। उसकी एक वजह है। वो वजह क्या देख रहे हैं आप? वजह होती है ना हर काम की, होने की या ना होने की। उसकी वजह है जेबें गर्म होना। सही। जब तक आपका इस तरह से मामला चलेंगे, आपकी फैसलाबाद पार्किंग कंपनी जो है वो लोगों की जेबों के ऊपर जो डाके डाल रही है, वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है। आप किसी भी मेन रोड पर चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं पर सरकारी जगह के ऊपर वो कब्ज़ा करके दिखाई देंगे, वो पार्किंग लगवा रहे हैं। वो रेवेन्यू कहाँ पर जाता है? ये जब से पार्किंग कंपनी बनी है और जितना पैसा इकट्ठा कर रही है, ये तो उसी पैसे से पार्किंग प्लाजे बन सकते थे, लेकिन वो कोई नहीं पूछने वाला, कोई ऑडिट नहीं, कोई पता नहीं कि कहाँ पर जा रही है, उसका सारा रेवेन्यू कहाँ पर जा रहा है। और उस कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे लोग आपने भर्ती कर रखे हैं कि जिनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं चोरी। मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके गया हूँ, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, बाद में पता चलता है कि वो जो पार्किंग के लिए पर्चियाँ काटता है बंदा, वही चोरी करता है। ये कचहरी बाज़ार में इस तरह से 4 से 5 मोटरसाइकिल चोरी हुए और साबित हुए कि उस बंदे ने चोरी करवाए थे। कितना संगीन मामला है। देखें, कोई पूछने वाला नहीं, कोई। तो पार्किंग प्लाजे जो हैं वो अगर बन जाते हैं तो बहुत सारे जो लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर पार्किंग प्लाजा बनेगा कब? उनकी जेबें गर्म होना बंद हो जाएंगी। तो जब तक उनकी जेबें जो हैं वो चल रही हैं, पार्किंग प्लाजे नहीं बनेंगे। और जब कोई अल्लाह करे कि ऐसा बंदा आ जाए कि जो ये समझे कि इस शहर के लोगों को भला करके जाना है, तो फिर शायद ज़ाती मफादात से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उमर, आप भी क्या फ़ज़ील की तरह नाउम्मीद हैं कि पार्किंग प्लाजा हमें इन्हीं दिनों में देखने में मिल जाए या इन्हीं कुछ सालों में देखने में मिल जाए? देखें, नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जिस तरह से हमने पिछले 10 साल या 11 साल अच्छे की उम्मीद रखी है कि चलें आज नहीं तो अगले साल, अगला साल नहीं तो उससे अगले साल, कभी ना कभी तो किसी को ख्याल आएगा इस शहर के लोगों का, इस शहर में के लोगों को जो दरपेश वासियों को दरपेश मुश्किलात हैं उनका ख्याल आएगा। तो या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेक नाम अफसर फैसलाबाद को मिल जाए जो ये समझता हो, या फिर कम अज़ कम अवामी नुमाइंदा कोई ऐसा उठ कर आ जाए, या हुक्मरान ऐसा कोई मिल जाए जिसको ये लगता हो कि वाक़तन आवाम को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका अजाला होना चाहिए। और जिस तरह से अभी ये मामला चल रहा है शहर 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से,
तो अगर उस पर भी सही तरीके से अमल दरामद हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। बिल्कुल। देखें, मुश्किलात का हल ही ढूंढा जाता है। जो कागजात के अंदर रिपोर्ट्स हैं या सर्वेज़ हैं, उनके मुताबिक तो अगर उस पर अमल दरामद होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हल हो जाएंगे, चाहे वो फेस्को के हवाले से हैं। इसी तरह सुई गैस है, 8 बाज़ारों के अंदर वो जो पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, पुरानी लाइनों को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। वहाँ पर नई पाइपलाइनें बिछेंगी जो कि मजमूई तौर पर 13 किलोमीटर की पाइपलाइन बनती है। उस पर करोड़ों रुपए लागत आएगी। फेस्को की जितनी भी तारें हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसी तरह सीवरेज के मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए प्रॉपर सिस्टम इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। इसी तरह जो व्हीकल्स फ्री करने के लिए भी इसमें प्रोजेक्ट मौजूद है। उसके साथ साथ तजावज़ात के खात्मे के हवाले से भी तजावीज़ शामिल है। तो तब होगा ना जब शटर सर्विसेज की बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है शहरियों को। फर्दर भी इस मसाइल पर जी हम बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद में होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात 5 हल्कों में 23 नवंबर को। हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून काफ़ी जिदोजहद से कैंपेन भी कर रही है और 5 हल्कों में हम मुस्लिम लीग नून को बड़ा तगड़ा उम्मीदवार समझ रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और ये कहना भी गलत नहीं है कि ये मुस्लिम लीग वर्सेस मुस्लिम लीग नून ही होगा। उमैर, आप इस पर क्या कहते हैं? कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से? देखिए, अब तो चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं और फैसलाबाद के 5 हल्कों में, जिसमें 2 कौमी NA 104 और NA 96 जड़ावाला, ये 2 हल्के कौमी हैं। उसके बाद 3 सूबाई हल्के हैं जिनमें PP 98 चक झुमरा है, PP 115 और PP 116। अगर मुकाबलों के हवाले से देखें तो 2 हल्के ऐसे हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि अच्छा मुकाबला होगा। और एक बात तो वाकई ठीक है कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो नून लीग वर्सेस नून लीग है, क्योंकि PTI जो है वो इन इंतखाबात का बाइकआउट कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो खैर को वैसे ही फैसलाबाद में कोई बड़ा नाम मौजूद नहीं है या कोई बड़ा उम्मीदवार मौजूद नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए जहाँ पर कैंडिडेट्स मौजूद थे, जड़ावाला में जो इनके कैंडिडेट थे राय वकास असलम, वो काफ़ी कद काट रखते हैं सियासी लिहाज से। उनके वालिद राय असलम भी जड़ावाला से ही MNA रहे हैं। उसके बाद इनके बहनोई जो राय शाहजहां खरल है वो भी इसी हलके से MPA रहे हैं। ताहम अब जो इस वक्त सिचुएशन थी PTI और पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो सीट एडजस्टमेंट की वजह से जहां जहां पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो विदड्रॉ कर चुके हैं। ताहम एक कैंडिडेट मलिक असगर अली कैसर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे कबल वो एक बार MPA भी रह चुके हैं, उन्होंने इस पॉलिसी पर अमल नहीं किया और वो आज़ाद हैसियत से इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। अच्छा, जहाँ तक बात रही मुकाबले की, तो 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिनमें PP 98 चक झुमरा, जहाँ पर हाजी अजमल चीमा है, और उनके मुकाबले में आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर इस हलके में अच्छे मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जो जनरल इंतखाबात में भी वहाँ पर अच्छा मुकाबला था। और जो अजमल चीमा है ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, उसके बाद इन्होंने PTI को खैरबाद कहा, फिर नून लीग इस्तेहकाम पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर नून लीग और इस्तेहकाम पार्टी की जो पॉलिसी सीट एडजस्टमेंट थी उसके तनाजुर में इनको टिकट दिया गया था। और अब ये देखें, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, या इलेक्शन हार गए, वहाँ से जुनैद अफजल शाही जीते, अब उनकी नाअहली की वजह से ये सीट दोबारा खाली हो गई, और आज अजमल चीमा और आज़ाद अली तबस्सुम ही मद्दे मुकाबल हो चुके हैं। वही आज़ाद अली तबस्सुम जो 24 के इंतखाबात में अजमल चीमा को सपोर्ट कर रहे थे, आज वो दोनों फ्रीक बन चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यही सिचुएशन NA 96 जड़ावाला के अंदर है, जहाँ पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर और नवाब शेर वसीर, जो कि इससे कबल नूली का हिस्सा थे, ये भी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, फिर PTI का हिस्सा बने,
और फिर 9 मई के बाद PTI को खैर बात कह के ये इधर आ गए, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। 24 के इलेक्शन में यानी कि जो हालिया इंतखाबात हुए थे उनमें नून लीग ने इनको टिकट दिया, वही तलाल चौधरी इनको सपोर्ट करते रहे। बल्कि तलाल चौधरी का एक क्लिप भी वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने इनको इतनी इज्जत दी कि मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनका ड्राइवर बना रहा, खुद इनकी गाड़ी ड्राइव करता था और इनको साथ बिठा के इनकी कैंपेन करता रहा। मगर आज नून लीग ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये आज़ाद हैसियत में इन्होंने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत कर दी और आज़ाद हैसियत में हमारे ही सामने आके खड़े हो गए। तो देखें जी, सियासत इसी का नाम बिल्कुल इसी तरह से आज वही जो कल के दोस्त थे उन दोनों के माबैन मुकाबला चल रहा है। बल्कि जब 2024 के इंतखाबात थे तो पोलिंग डे पे मैंने इन दोनों से यही सवाल पूछा था कि ये जो कुर्बतदारी है ये कितना मजीद चलेगी। तो क्या जवाब मिला था? कितने अरसे तक चलेगी? उन्होंने रस्मन यही कहा था कि इंशाल्लाह लंबी चलेगी। मगर देखें, मुश्किल से साल ही निकला है तो उसके बाद वो राहें फिर जुदा हो चुकी हैं और आज एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। और इस हल्के में भी उम्मीद की जा रही है कि बड़ा कांटेदार मुकाबले मुतवक्के है, क्योंकि अगर हम जो जनरल इंतखाबात है उनको देखें तो तलाल चौधरी के वालिद जो हैं वो इस हल्के से अपने सगे भाई से इलेक्शन हार अगर हम गए देखें कि 2 हल्कों में बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा और दूसरी तरफ ये भी बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जी नून लीग वर्सेस नून लीग है और ज़िमनी इंतखाबात अमूमन यही कहा जाता है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वही जीती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें एक तगड़े मुकाबले की उम्मीद है और देखते हैं कि कौन ये इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, मुस्लिम लीग नून जीती है या आज़ाद उम्मीदवार का पलड़ा भारी होता है। बहुत शुक्रिया मैं अज़मत फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फलों सब्जियों की कीमतों को लेकर। रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल जारी होता है। कभी प्याज की कीमत हमें ज़्यादा दिखाई दे रही होती है, कभी टमाटर की कीमत जो है आसमान से बातें कर रही होती है। चिकन की कीमत के भी कुछ रेट इसी तरह से चल रहे होते हैं। कभी चिकन की कीमत हमें मुस्तहकम दिखाई देती है और कभी अनसर्टन सी सिचुएशन देखने में मिलती है। तो इसी वजह से हम आज के भाव तरतीब देते हैं ताकि आपकी आसानी हो जाए, आपको मार्केट जाने से पहले तमाम कीमतों के हवाले से अंदाज़ा हो। तो चलते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट की तरफ। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज आप मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों और सब्जियों की कीमत को लेकर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट की जारी कर दी गई है। सबसे पहले देखा जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 12 रुपये कमी के बाद 507 से 495 रुपये हो चुका है, जबकि अंडे फार्मी साहब का कीमत 347 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। आलू कच्चा छिलका 5 रुपये कमी के बाद 85 से 80 रुपये हो चुका है, जबकि प्याज साहब का कीमत 105 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। टमाटर 5 रुपये कमी के बाद 110 से 105 रुपये हो चुका है, जबकि अदरक चाइना साहब का कीमत 320 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। लहसुन हनाई साहब का कीमत 270 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। सब्ज़ मिर्च बगैर रद्दोबदल के 70 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि फूल गोभी 4 रुपये इजाफे के बाद 20 से 24 रुपये हो चुकी है। बंद गोभी 20 रुपये कमी के बाद 150 130 रुपये हो चुकी है। इसी तरह घिया कद्दू साहब का कीमत 85 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह बैंगन साहब का कीमत पर कायम है 50 रुपये फ़ी किलो है। मटर 200 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। और इसी तरह शिमला मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 280 से 290 रुपये हो चुकी है, जबकि भिंडी तोरी साहब का कीमत 100 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह फलों में देखा जाए तो सेब काला किलो अपनी साहब का कीमत 320 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। केला साहब का कीमत 120 रुपये फ़ी दर्जन है। जापानी फल 220 रुपये, अनार बताना 550 रुपये, जबकि संगाड़ा 110 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। देखा जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं मौसम सरमा के हवाले से। या मौसम जैसे ही ट्रांजिस्ट होता है हम देखते हैं कि डेंगू के वार तेज़ हो जाते हैं, जिसमें एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। महकमा सेहत डेंगू के वार को कंट्रोल करने के लिए कितना ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहा है, इस पर भी जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मिज़ल्स कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, 17 नवंबर से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ है। ये दोनों बीमारियाँ या ये दोनों अगर हम इस डिज़ीज़ को देखें तो ये हल तलब भी हैं और एहतियात की ज़रूरत भी है। ऐसे में हम हमारा रोल किस तरह से इसमें पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं, इस पर भी जी बात करेंगे। और इस टॉपिक पे हमें बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर सदाम साहब ने, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वबाई अमराज से इनका ताल्लुक़ है, तो आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। डॉक्टर सदाम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, डेंगू के वार जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या रीजंस देख रहे हैं, क्या वजूहात देख रहे हैं, क्यों ये मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा? डेंगू एक करंटली अगर बोलें तो हेल्थ के एंड पे सबसे सीरियस एक मसला है हमारे, जो हेल्थ की परफॉर्मेंस भी मुतकाजी है कि हेल्थ परफॉर्मेंस दिखाए और आवाम की तरफ से भी थोड़ी ज़िम्मेदारी के है। चेंजिंग सीज़न की एक ये ट्रेंड होता है मॉस्किटो का। नंबर 1 के क्लाइमेट चेंज आया है इस साल, काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। नंबर 1 एक ये नेचर कुदरत का फैक्टर था ये कि डेंगू ज़रा हैवी रहा है हम पे, बिल्कुल से थोड़ा लोड भी सारा कुछ। इसके साथ साथ हमारे भी एफर्ट्स साथ हैं, हमने भी ज़्यादा HR डिप्लॉय किया है, टीम्स ज़्यादा लगाई हैं, स्प्रे कर रहे हैं। एक फॉगिंग की थी हमने, क्योंकि हमारी वो फॉगिंग वाली ज़रा लिमिटेड एक्टिविटी होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से। और एट द एंड अगर बोलूँ तो 45% आवाम के एंड पे भी है कि आवाम मॉर्निंग इवनिंग के टाइम पे बाहर ना निकलें, अपनी जाली वाले दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखें, बच्चों को फुल स्लीव्स और पूरे कपड़े पहनाएं और मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन का इस्तेमाल करें। क्योंकि जहाँ हम एक तरह से फ़ौज बन के डेंगू के सामने खड़े हैं आवाम के लिए अपनी, तो आवाम भी थोड़ा सा बिल्कुल ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत सारी बीमारियां जो है वो एहतियात से हम कवर कर सकते हैं। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हम देखेंगे अस्पतालों पे बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेंगू केसेस के हवाले से डॉक्टर सदाम बात करें तो फैसलाबाद में कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो हॉट स्पॉट समझे गए हैं? बिल्कुल, हॉट स्पॉट बनने के लिए किसी भी एरिया के लिए ज़रूरी है, जिस तरह हमने तो देखा है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे छोटे कंस्ट्रक्शन के घर हैं, 1-1 2-2 मरले के हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं और थोड़े से मसाइल थोड़े पानी के एंड पे भी हैं कि वो लोग मॉर्निंग इवनिंग पे पानी के औकात की वजह से पानी स्टोर करते हैं कंटेनर्स में, या कुछ पार्क्स हैं जहाँ पे वासा की वजह से पानी खड़ा था। खैर अब तो सारे डिपार्टमेंट्स हम मिलकर काम करें, वासा ने भी पानी निकाल दिया, ग्लास कटिंग हो गई है। और कुछ ग्रेव यार्ड्स में जो परिंदों के लिए रखे होते हैं हमने फेस पानी के, वाटर पॉट्स। अक्सर हम ये प्रैक्टिस करते हैं घरों की छतों पे, हम इस तरह से बर्तन रख देते हैं परिंदों के पानी के लिए। इसमें कोई शक नहीं, प्रैक्टिस बड़ी नोबल है, इसमें कोई शक नहीं, बट इट आल्सो हार्बर्स डेंगू। बिल्कुल इसी तरह से। और अक्सर मैंने ये भी देखा है बहुत सारे एरियाज़ में कि टायर अक्सर जो पुराने होते हैं हम उन्हें अपनी घरों के छतों पे फेंक देते हैं। इस तरह से जितना भी कूड़ा कबाड़ है वो भी हम देखते हैं कि जो टायर्स को भी हमने खास फोकस पे रखा है। जिस तरह मैंने बताया ग्रेव यार्ड्स हैं, जंक यार्ड्स हैं, या इवन होटल्स की रूफ टॉप्स होती हैं, तो इस तरह टायर्स भी हमारे एक प्राइम फोकस पे रहते हैं। हम कई सारे MC ने भी कॉन्फिस्केट किए हैं टायर्स, और बाकी में से हम फिर अपने ग्रेन्यूल स्प्रिंकल करते हैं और सारा उन्हें मैकेनिकली खाली कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि इतना अगर संगीन मसला है और हम देखते हैं कि मौसम बदल जाता है और ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसमें हमें देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा रोल है कि स्प्रे वगैरह कराने में क्या है, महकमा हेल्थ जो है वो भी मुतहरिक हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पर बात आती है, जहाँ पर सिटीज़न की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो वहाँ पर चीज़ें मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है। डॉक्टर सदाम, मैं जिस तरह से बात कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कि मैंने देखा है कि इस दफ़ा जून में भी हमें मस्कीटोज़ देखने में मिले हैं, ठीक है, और अमूमन ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम कहते हैं कि मच्छर की अफजाइश उस तरह से नहीं होती है। यही कहीं ना कहीं रीज़न है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डेंगू के जो लार्वा है वो हमें जून में भी कहीं पर दिखाई दिया है, अफजाइश होती है। कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, कुछ अपेरेंटली हमारे सामने होते हैं, इस तरह के मैंने कब्रिस्तान या इस तरह टायर्स की आपने बात की या हमने रूफ टॉप्स की बात की। कुछ एक फैक्टर होते हैं हिडन फैक्टर्स में से एक क्लाइमेट चेंज तो आपने देखा ही है कि ह्यूमिडिटी या नमी बहुत ज़्यादा थी जो कि मॉस्किटो के लिए फेवरेबल रही। इसी तरह से एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं रेन ड्रेन, यानी सड़कों में गढ़ से करीब पाइप्स होते हैं जिनमें रेन के पानी ने जाना होता है हमारा सिस्टम, ठीक है। उन पाइप्स के अंदर उनके लार्वे सब कुछ वो अलाइंड होते हैं, वहाँ पे अफजाइश हो रही होती है उनकी, ठीक है। तो उस सीज़न में थोड़ा बहुत अब नॉर्मल ट्रेंड देखा गया, वो क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे वो ग्रो अप किए। आल्दो हमने इस दफ़ा बड़े विगरस तरीके से उन रेन ड्रेन्स को भी किया है, नालों को और जो बरसाती पानी के लिए पाइप्स थे उनको भी हमने टारगेट किया है ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलें वहाँ से। बहुत ज़्यादा इवन अभी भी आप किसी भी क्लोज मैन होल को उठाती हैं हमारे स्प्रे से पहले तो मच्छरों के मच्छर बाहर आने से इसी तरह से जी बिल्कुल। तो वो बेसिकली हार्बर करते हैं, एक हिडन हार्बर है। यही मच्छर अभी तो नहीं है लेकिन रात को बाहर निकलते थे। सही। और अक्सर हमने देखा है कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तो वैसे ये प्रैक्टिस बड़ी कम हो गई है, लेकिन पार्कों का रुख कर रहे होते हैं शाम के औकात में, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हाफ स्लीव में होते हैं, ट्रैकिंग सूट में होते हैं, तो कहीं ना कहीं एहतियात हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी एज फ्रंट लाइन आर्मी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक इसको पूरी तरह से रेडिकेट करें। एक बिफोर हैंड या बिफोर सीज़न हम इसको स्प्रे करके इसको बिल्कुल ख़त्म करें फ्रॉम रेन ड्रेन्स टू एविडेंट स्पॉट्स।
बट इसके साथ साथ जो हम में से अगर मैंने भी बाहर निकलना है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं फुल स्लीव्स पहनूँ और मॉस्किटो रिपेलेंट अप्लाई करूँ, ताकि जो अपेरेंट मॉस्किटो है, ज़ाहिर है कुदरत एक चीज़ है, कुदरत में एग्जिस्ट करती है, तो उसको अपने एंड पे बचा सकूँ। ठीक है। और एक और जो मसला है, जैसे लार्वा की अफजाइश के हवाले से मैं बात करूं, तो क्या सूटेबल इन्वायरमेंट होता है जिससे हमें बचना है ताकि ये जो लार्वा है या डेंगू की जो अफजाइश है इसे कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ ये है कि क्लाइमेट चेंज जो होता है, जिस तरह हम एक शॉर्ट सीज़न बोलते हैं, एक थोड़ा सा लॉन्ग सीज़न होता है। शॉर्ट सीज़न होता है 15 फेब से ऑनवर्ड्स, 1.5 महीने का, या लॉन्ग सीज़न ये वाला जो चल रहा है ठीक है, बिल्कुल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड इवन नवंबर, जिस राइट नो हम पेशेंट फेस कर रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, ऑल्दो मॉस्किटो कम हो गया। तो ये बेसिकली ये चेंजिंग सीज़न बेसिकली टेम्परेचर होता है। वैसे तो अगर आइडियल बोला जाए किसी मॉस्किटो से, वो है 25 to 29, बट 20 डिग्री से कम फिर स्लो डाउन हो जाती है, 10 से कम तो बिल्कुल ही मॉस्किटो ख़त्म। इस तरह हाई टेम्परेचर पे भी नहीं। तो बेसिकली 25 से 29 किसी भी मॉस्किटो के लिए एक कह लें रेसिपी फॉर डिजास्टर है या जन्नत है ये। बिल्कुल सही। अपने घरों में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें घरों के हवाले से, तो अमूमन हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि डेंगू मच्छरों की अफजाइश को दावत दे रही होती है। तो घरों में किन किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? सबसे जो हमने अपनी ओवरऑल रूटीन सर्वेलेंस के हवाले से नोट किया है, हमारी जो ख़वातीन हैं उनके फ्रिज के नीचे फ्रिज ट्रेज होते हैं। ठीक है। वो फ्रिज ट्रेस 10-10 दिन 15 दिन नज़र नहीं आते कि भाई अपेरेंटली थोड़ा सा वाटर उसके अंदर कॉम्युलेट हुआ होगा और वो लार्वे हार्बर कर रहा होता है, उसके अंदर लार्वे होते हैं मच्छरों के। ठीक है। नंबर 1 सबसे कॉमनेस्ट पॉइंट। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्ड पॉट्स जो होते हैं, जी। परिंदों के लिए औरतों ने रखे होते हैं, इवन किचन्स के बाहर रखे होते हैं गलियों में जो घरों की होती हैं। थर्डली, जो भी इंडोर प्लांट्स हैं इन पे थोड़ा बहुत नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि ये भी हार्बर करते हैं हमारे घरों के एंड पे। और लास्टली, कई दफ़ा आपने देखा रूफ टॉप्स पे या हमारे घर के पीछे रफ़ एरियाज़ में टायर्स पड़े होते हैं यूज़ गाड़ियों के या बाइक्स के, उनमें मच्छर हार्बर करता है। इस तरह हो सकता है हमारे कंटेनर्स भी हो, कई सारे हम रख के भूल जाते हैं, तो उनको आप बेहतर तो ये है कि खाली करके उल्टा कर दें। ठीक है। अगर आपको एक्चुअली नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी तो पानी ना कहीं खड़ा होने दें। ये अगर 1 लाइनर टिप आप मेरे से पूछेंगी तो मैं ये बोलूँगा कि कहीं पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है। और अक्सर औकात ये भी होता है कि हमने पानी जो है वो जमा करके रखा होता है, ठीक है, और हम उसे ढकते भी नहीं। पीने के साफ़ पानी के हवाले से ये प्रैक्टिस होती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है कुछ एरिया में कि जिसमें हमें पानी को स्टोर करना होता है। वहाँ पर मैं देखती हूँ कि कॉमन प्रैक्टिस ये है कि कभी कभार हम उस पानी को उस तरह से ढक कर नहीं रख रहे होते। अक्सर वॉशरूम में हमने देखा है कि हमने एक बाल्टी भर के साइड पर रखी हुई है, तो वो भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है डेंगू मच्छर। हमारे आम आवाम के एंड पे पार्ट एंड पार्सल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। जिस तरह के जितना इफेक्टिव मॉस्किटो रिपेलेंट है उतना ही इफेक्टिव, इस तरह के आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ढकना चाहिए, उसको ढांपना चाहिए कम्प्लीटली, ताकि हमारी गली, हमारे गिरदोनवा में भी ये अफसाइश ना हो पाए। बिल्कुल इसी तरह से। और इसके साथ साथ अगर हम महकमा सेहत की कोशिशों के हवाले से बात करें, नो डाउट आप कोशिशें कर रहे हैं, डेंगू केसेस हमें रिपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन शायद अगर कोशिशें इतनी फास्ट ट्रैक ना की जाती तो सिचुएशन इससे बदतर होती या बरअक्स होती। लेकिन बात यह है कि इसके साथ साथ स्प्रे पे भी बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, दीगर मामला भी देखने की ज़रूरत है। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल DC साहब हमारे खुद इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली, मतलब वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं और उन्होंने खुद हमें पॉइंट्स हमारे साथ मिल के निकाले हैं जिन पॉइंट्स पर हमें वर्क करने की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल, हमने जिस तरह क्लाइमेट चेंज को कोप करने के लिए हमने देखा कि हमने बसेस के अंदर भी फॉगिंग की ज़रूरत पड़ी, स्प्रे की ज़रूरत पड़ी हमें बसेस के अंदर। इट वाजंट अ कंसेप्ट टिल लास्ट ईयर, बट अब इस दफ़ा हमने देखा कि मच्छर अलग से ही बसेस के अंदर पाया जाता है जो ट्रैवलर्स को तंग करता है। बसेस से लेके हमने फिर फोकस किया रेन ड्रेन्स पे फोकस किया, हमने फिर पार्क्स पे फोकस किया। DC साहब की ख़ास हिदायत है कि अभी भी करंटली हम पार्क से बहुत फोकस पे रखे हुए हैं। ठीक है। हमने ग्रेवयार्ड्स को फोकस किया, हमने रूफ टॉप्स को फोकस किया, हमने इसके अलावा एक कॉमन बर्ड पॉट्स, प्लांट पॉट्स और जो बाहर हमें गली में आम तौर पे कूड़े वाले जनरल कंटेनर नज़र आते हैं उनको फोकस किया। हमने कोई भी नाले जिस तरह के गुजरते हैं, फैसलाबाद में हैं इस तरह के, तो उन पे भी हमारी फुल ऑन सर्विलेंस है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमारे साथ DC साहब ने मिलके हमें हाईलाइट किए हैं। और हमारा सबसे इमीडिएट लाइन डिपार्टमेंट है वासा और MC। टायर्स के हवाले से MC ने बड़ा कोऑपरेट किया है और पार्क्स और ओवरऑल वाटर जहाँ खड़ा था वहाँ निकलवाने के वासा ने बहुत कोऑपरेट किया। सही, बिल्कुल इसी तरह से ये ताउन दरकार होता है जी। जब भी हम बात करते हैं आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, आवाम की सेहत के हवाले से, कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से, तो ये तमाम तर चीज़ें हमें एक साथ लेकर चलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब बड़े मामलात होते हैं, बड़ी बीमारियाँ होती हैं, उनके कंट्रोल के लिए रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और टाइम भी दरकार होता है। डॉक्टर सदाम, ये भी बताइएगा कि मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है? हमने देखा है कि डेंगू की टीम्स तश्कील दी जाती है और अक्सर
साथ ये बातें भी की जाती हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट बोगस होती हैं या ऐसी रूमर्स हमें देखने में मिलती है। तो मॉनिटरिंग का एलिमेंट मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट करेंगे उतना ज़्यादा इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारा एक जिस तरह शहर को एक डिवाइड किया गया यूसीज में, यूनियन काउंसिल्स में, हर यूनियन काउंसिल्स में इंडोर और आउटडोर टीम्स अलग हैं। ठीक है। उनके लॉगिन्स अलग हैं ऑनलाइन, जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक टीम मेंबर हूँ, मैंने इतने नंबर ऑफ हाउसेस कवर करने हैं। ठीक है। एक यूसी का माइक्रो प्लान होता है, उस माइक्रो प्लान में पर डे की परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल, मेरी आज के दिन की परफॉर्मेंस है 30 to 40 होम्स। ठीक है। तो मैं वो सारे घर कवर करूँगा। उसके बाद मेरे ऊपर जो चेकिंग एंटोमोलॉजिस्ट हैं एरिया के, मतलब हमारे पास एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं स्पेसिफिकली काम के लिए, वो एंटोमोलॉजिस्ट उन घरों में से रैंडमली अपनी मॉनिटरिंग या सुपरविजन के दौरान पता करता है टीम आई थी, अच्छा टीम ने पॉट्स चेक किए, रूफ टॉप चेक की, इट्स लाइक दैट। और अभी जिस तरह के आउटब्रेक चला, काइंड ऑफ आउटब्रेक कह सकते हैं, जिस तरह हम एक क्लाइमेट चेंज को भी कोप कर रहे हैं, हमने एक चीज़ की कि हम टीम को कहते हैं डोर मार्किंग करें, जहाँ से गुजरे पोलियो की तरह की हमारी डेंगू की भी डीएस के नाम से ना डोर मार्किंग होती है। हमने रूफ टॉप मार्किंग मैंडेटरी कर दी हुई है। ठीक है कि आप डोर के साथ रूफ टॉप मार्किंग भी करें, ताकि हमें सुपरवाइज करते हुए पता चले ऊपर तक टीम गई थी, और सारे पॉट्स इंक्लूडिंग वाटर टैंक जो अपस्टेयर्स है वो भी हम उस पर बिल्कुल सही। अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरा पहलू भी देखें, तो जाहिर सी बात है फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क उसको भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। कभी शहरियों के साथ ताउन में मसला आ रहा होता है, कहीं ना कहीं आवाम जो है इस हवाले से इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही होती। तो फर्दर भी जी डेंगू के हवाले से क्या क्या एहतियात करने की ज़रूरत है आपको, इस पर हम बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, कीमत चाहिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे आपकी सेहत के हवाले से। आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेहत तब यकीनी बनाई जा सकती है, डेंगू हो, मिज़ल्स हो या कोई भी बीमारी हो, जब हम एहतियात करेंगे। एहतियात में हमारी जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ज़्यादा हम देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ डेंगू के हवाले से जी हम बात कर रहे थे, डेंगू के लिए कौन कौन सी बातों का एहतियात, डेंगू से बचने के लिए कौन कौन सी बातों में एहतियात करने की ज़रूरत है, घरों में किस तरह से हम यकीनी बना सकते हैं कि लार्वा की अफजाइश ना हो। इसके साथ साथ अगर हम हस्पतालों की सिचुएशन के हवाले से भी बात कर लें तो क्या क्या फैसिलिटेशन मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता अगर किसी को डेंगू हो जाता है। इस पर डॉक्टर सदाम साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम हस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से आप थोड़ा सा हमें इंसाइट्स प्रोवाइड कर दें कि खुदा ना खास्ता अगर एक शख्स को डेंगू हो जाता है, वहाँ पर हस्पताल में, सरकारी हस्पताल में कौन कौन सी फैसिलिटेशन मौजूद है? जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 104 बेड अलॉट कर दिए हैं डेंगू के थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैसलाबाद। कुछ सलाइड में है, कुछ प्राइमरी सेकेंडरी में है, कुछ सेकेंडरी में, टर्शरी में। तो इन बेड्स का मकसद ये है कि सिर्फ हमारे डेंगू पेशेंट्स के लिए हैं। इनके साथ स्टाफ, नर्सेज, सारे डॉक्टर्स, अलग प्रोटोकॉल, सारा सिर्फ डेंगू को केटर करेंगे पेशेंट्स को, नंबर 1। नंबर 2, हम डेंगू पेशेंट्स की कैटेगराइजेशन करते हैं उनकी सिम्टम्स, उनकी तबीयत के हवाले से। जिस तरह का भी हो पेशेंट, कई होते हैं एडमिट करने वाले नहीं होते, कई होते हैं एडमिट करने वाले होते हैं, कईयों को हम वैसे परहेज बताते हैं, बट जो एडमिट हो उसके ऊपर डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और हमारे लैब टेस्टिंग ब्रिस्क और सर्विलेंस फुल ऑन होती है। ठीक है, सही, बिल्कुल सही। ये वाकई सर्विसेज वाकई अच्छी है जो कि एक डेंगू पेशेंट के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब थोड़ा सा हम डेंगू बीमारी को समझ लेते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। बिल्कुल, डेंगू बीमारी मच्छर के काटने से होती है, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है। एडीज़ के 2 टाइप्स हैं, उनके काटने से होती है। बेसिकली इंडोर आउटडोर दोनों जगह काटती हैं। मॉर्निंग और इवनिंग प्रीडोमिनेंट टाइम्स हैं जब ये ज़रा काटती हैं नीचे फ्लाइट करके। सेकेंडली जो हमें सिम्टम आते हैं वो फ़ौरन नहीं आते, वो कुछ देर के बाद नमूदार होते हैं। इसमें प्रीडोमिनेंट फीवर होता है, हमें बुखार। अमूमन कितने दिन लग जाते हैं ये सिम्टम्स रूनुमा होने में? हाँ, ये बेसिकली 48 घंटे में भी आते हैं, ये 5 दिनों में भी आते हैं। ठीक है। बट इसके साथ स्पेसिफिक हम टेस्टिंग भी करते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं पेशेंट में वो है बुखार, जिस्म में दर्द हैं, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द हैं, आँखों के पीछे दर्द, एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक सी है डेंगू के लिए। कुछ लोग साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स, नज़ला टाइप शो करते हैं, बट नॉट ऑल। ज़्यादातर को जिस्म दर्द और बुखार ही होता है। सही, ये कॉमन सी सिम्टम्स हैं। ऐसे किसी भी हमारे नॉर्मल आवाम में या इवन हो तो उनको चाहिए कि टेस्ट करवाएं अपना फ़ौरन, CBC, NS1 डेंगू का थ्रू लाइजा टेस्ट करवाएं, ताकि डॉक्टर अपने GP या नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी पे चक्कर लगाएं वो। ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं।
डेंगी के बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज तो ये डेंगी फीवर की होगी, जैसा कि मैंने बताया, बुखार, जिस्म दर्द और रैश भी हो जाते हैं या आंखों के पीछे दर्द। इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है डेंगी हेमरेजिक फीवर, क्योंकि प्लेटलेट गिर जाते हैं पेशेंट के, बाईसाइटोपिनिया हो जाता है, तो जिसकी वजह से खून पतला हो जाता है सादा ज़बान में। तो पतला खून फिर पेट में भी रिश्ता है, नाक से, मसूड़ों से भी खून आता है फिर, और फेफड़ों में भी थोड़ा सा फ्लूइड भर जाता है। ठीक है। तो तेज़ सांस का आना, पेट में पानी भर जाना, पेट में शदीद दर्द, उल्टियाँ, नाक और मुंह से खून आना, ये फिर डेंगी हेमरेजिक फीवर। ये सिम्टम्स रूनुमा कितने टाइम फ्रेम में होते हैं? ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में होते हैं, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त मरीज़ों में कम हो, या एक ख़ास स्टेन होती है वो हो जाए मरीज़ों को, या बूढ़े मरीज़ हों, हामला होते हैं, वो ज़रा ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस स्टेज के लिए। बहुत कम देखी जाती है, बट ये देखी जाती है। ठीक है। इस सूरत में तो फौरी अस्पताल एडमिशन, और अस्पताल वाले भी फिर बड़ी ब्रिस्क मॉनिटरिंग करते हैं और हाई डिपेंडेंसी यूनिट की तरह डील किया जाता है ऐसे मरीज़ को। ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं अमूमन? जैसे हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसकी प्रीवियस भी कोई डिजीज़ हिस्ट्री रही है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या दीगर बीमारियां। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि शुगर ब्लड प्रेशर को कहा जाता है कि हर चीज़ के लिए रेसिपी फॉर डिजास्टर है। सही। कोमॉर्बिडिटी होती है, मतलब हम डॉक्टर लोग भी शुगर या ब्लड प्रेशर रखने वाले मरीजों को अलग से ही डील करते हैं, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ इनकी वो ज़रा ज़्यादा एहतियात से डील करने की ज़रूरत है। और डेंगी में भी ये दो हिस्ट्रीज जो है मैटर कर रही है। जो एस्थमा है, जो शुगर है, जो ब्लड प्रेशर है, ये क़ुव्वत मुदाफ़त को गिरा देता है पेशेंट की। पेशेंट ऑलरेडी एक नेचुरल डिजीज से सफ़र कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से डेफिनेटली मॉनिटरिंग ज़्यादा है। और एक सबसे क्रिटिकल स्टेज आती है जो कि अभी तक फैसलाबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह है भी नहीं, और अल्लाह ना करे कभी हो, वो डेंगी शॉक सिंड्रोम होता है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इसमें। सही। उसमें क्या क्या इलामात होते हैं? जी, सारे ऑर्गन्स की इलामात आती हैं, फिर इवन लीवर के LFT डीजनरेट हो जाते हैं, हमारे रीनल प्रोफाइल, गुर्दों का प्रोफाइल डीजनरेट हो जाता है, हमारे हम होश भी खो सकते हैं, पेशेंट होश भी खो जाते हैं अपनी, बट देखा नहीं जाता, बट ये स्टेज एग्जिस्ट करती है। सही। इस पर ये देखें कि डेंगी कितना संगीन मामला है और हम कितना अनअवेयर हैं। हम देख रहे हैं कि हम एहतियात को नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, हम हमारी ज़िंदगी को, हमारे प्यारों की ज़िंदगी को मेक श्योर कर सकते हैं कि उन्हें कहीं पर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि डेंगी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, और हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर सदाम, ये भी बताइएगा कि डेंगी पेशेंट है, उसे किस तरह से एहतियात करनी है, किन किन बातों में, खुराक में किस तरह से एहतियात करनी है, लाइफस्टाइल में किस तरह से एहतियात करनी है? बिल्कुल। वंस आपको एक नॉर्मल डेंगी फीवर, अगर फॉर एग्जांपल स्टेज 1 डेंगी फीवर ही है, आपके बॉडी एक से आपको फीवर है, तो आपको एसिटामिनोफेन लेनी है, किसी किस्म की एनसेड या एस्पायरिन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल। ठीक है। ये कंट्राइंडिकेटेड है ये बात, बल्कि आम आवाम को पता होनी चाहिए कि ब्रूफिन, एस्पायरिन या एनसेड नहीं लेनी। ठीक है। एसिटामिनोफेन लेनी है फीवर के लिए, और किसी भी बुखार की तरह इस बुखार में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जूसेस, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। ठीक है। बुखार डिहाइड्रेशन करता है जिस्म में, ठीक है, जो कि एक अलग से रेसिपी फॉर डिजास्टर होती है। तो फीवर, पानी बहुत ज़्यादा, फ्रेश जूसेस तो एक बहुत ही अच्छी है। सही। तो ये अच्छी डाइट रखें, रेस्ट करें, रेस्ट इज़ वेरी गुड इन डेंगी, और साथ एसिटामिनोफेन चलती है। ठीक है। डेंगी में वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, आई थिंक कि रेड ब्लड सेल्स, इस तरह से भी कोई एक सिचुएशन होती है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट में इस हद तक डेंगी जो है उसकी बॉडी में इन्वॉल्व हो गया, वो कैसे एहतियात कर सकते हैं? वाइट ब्लड सेल्स भी कम होते हैं, और प्रीडोमिनेंटली जो खून पतला होता है, वाइट ब्लड सेल के साथ प्लेटलेट भी गिर जाते हैं पेशेंट के बहुत ज़्यादा। तो यही तो वो वजह है जिसकी वजह से अगर इग्नोर्ड रहे पेशेंट, फ्लूइड ना ले रहा हो, रेस्ट ना कर रहा हो, तो पेशेंट फिर डेंगी की हेमरेजिक स्टेज पे भी जाता है, जब मसूड़ों से नाक से खून भी आता है, जैसे आप कहते हैं धब्बे पड़ जाते हैं स्किन पे, तो स्टेज 2 पे भी जाता है। ठीक है। तो अगर आपके डायग्नोसिस बना है, जिस तरह के मैंने कहा, किसी भी बंदे को बुखार है, जिस्म दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, वो हॉस्पिटल जाके सबसे पहले अपना टेस्ट करो। ठीक है। ताकि सब कुछ नजर आए, और डॉक्टर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको किस स्टेज पे डील करें, किस तरह से डील करें। ठीक है। अगर पेशेंट्स के बिहेवियर के हवाले से यहाँ पर देखें, तो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस आपको नज़र आ रही है कि डेंगी के पेशेंट्स अर्ली स्टेज पे आ रहे हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे आ रहे हैं? क्या प्रैक्टिस देख रहे हैं? अवाम में बड़ा, ये आपकी मीडिया ही की बदौलत है कि अवाम में बड़ा एक शऊर पाया जाता है, मैंने नोट किया है। अब अवाम उस तरह से नहीं है, कुछ सोशल मीडिया भी है, आपका लाइव ये शोज सारे, अवाम को पता है अब कि ये बुखार है, ये गले ख़राब की वजह से हुआ है, और ये सिम्टम डेंगी के हैं। ठीक है। मैंने नोट किया है कि आम आवाम में आंखों के पीछे दर्द को डेंगी से रिलेट करने की हर हाउस होल्ड को बड़ा पता है इस बारे में। सही। जिसकी वजह से वो ऑन टाइम रिपोर्ट करें, और शायद पेशेंट भी इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि लिटरेसी, बीमारी को लेकर नॉलेज हमने भी दी है, सेंसिटाइजेशन की है, और उनको ही बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल इसी तरह से, और इसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने अभी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के लोगों में अवेयरनेस आ रही है बीमारी के अगेंस्ट, किस तरह से फ़ाइट करना है, क्या क्या इलामात हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में कम्युनिटी को जितना ज़्यादा हम इंगेज कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। हम देखेंगे कि हम स्कूल्स को इसमें स्टेक होल्डर्स के तौर पर ले सकते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में कंपेन्स कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट हम अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। अगर हम अवेयरनेस फैला देंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो इनिशियल लेवल पर कंट्रोल हो सकती हैं। फर्दर भी बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत क्या चल रही है। सराफा मार्केट में हम देख रहे हैं कि आज रेट्स में गोल्ड की थोड़ी सी कमी दिखाई दी है। अगेन गोल्ड जो है वो एक आम इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कीमत अच्छी बात है कि रिवर्स गियर लगा है। आज की कीमत के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज सराफा मार्केट में 1 तोला की कीमत कुछ इस तरह से है, 4,32,200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत के हवाले से अगर देखा जाए तो प्राइस 3,73,120 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड जो है वो सराफा मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। आप अभी भी देख लें कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से 2-2.5 लाख से गोल्ड की प्राइस स्टार्ट हुई थी, और होते होते हम देख रहे हैं कि 4 लाख से भी तजावुज़ कर गई है। ऐसे में एलीट क्लास के लिए तो गोल्ड अभी भी ख़रीदना कहीं ना कहीं रीज़नेबल है, लेकिन आम आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए सोना ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया जी। करेंसी के रेट के हवाले से देख लेते हैं। आज की करेंसी रेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यूरो की कीमत के हवाले से बात करें तो यूरो की बाइंग पावर जो है वो 332.3 है और 335.28 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.7 में बाय किया जा रहा है और 76.3 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.85 में बाय किया जा रहा है और 77.85 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत देखें तो 381.1 है और 384.1 में सेल किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं मुस्तकिम है, 281.55 में बाय किया जा रहा है और 281.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी की अगर मजमूई तौर पर सिचुएशन देखें तो हमें कीमतों में इतना खासा रद्दोबदल नहीं दिखाई दे रहा है। पाउंड की कीमत भी हमें स्टेबल दिखाई दे रही है। स्टर्लिंग पाउंड जो है उसके साथ साथ डॉलर ये भी हमें मुस्तकिम दिखाई दे रहा है। यूरो की कीमत जो है इसमें भी खासा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गोल्ड की कीमत जो है इसमें बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। आई होप सो कि आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत जो है वो हमें थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे, ताकि ये आम इंसान की क़ुव्वत ख़रीद में आ सके गोल्ड। जी बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से। डेंगू के कंट्रोल के लिए, रोकथाम के लिए जितना ज़्यादा महकमा सेहत को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा हमें बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग अ सिटीज़न, हमें हमारी सिविल सेंस को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये दोनों एंटिटीज़ मिल बांट कर इस बीमारी के कंट्रोल के लिए, रोकथाम के लिए अपना अपना रोल प्ले कर सके। डॉक्टर सदाम, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले एहतियात के हवाले से, खाने पीने में किस तरह से एहतियात करने की ज़रूरत है। आपने बताया कि पानी, जूसेस ये आप रिकमेंड करते हैं एक पेशेंट के लिए। अब कौन कौन सी डाइट है, कौन कौन सी खुराक है जो आप सजेस्ट करते हैं कि एक डेंगू के पेशेंट को इस तरफ नहीं जाना चाहिए? बेसिक पैथोलॉजी जो हम मरीज़ को इफ़ेक्ट करती है फीवर के बाद वो होता है खून का पतला होना, प्लेटलेट गिरने की वजह से। इस हवाले से हमारे मैदे पे भी बोझ होता है, ठीक है, हमारे सारे ऑर्गन्स पे बोझ होता है, पतले खून को डील करना ऑर्गन्स पे बोझ बनता है। इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ी डाइट खानी चाहिए, इन अ सेंस ऑलवेज़ अवॉइड स्पाइसी फूड्स, ठीक है, जिसमें प्रीडोमिनेटली तली हुई चीज़ें, बाहर की ग़िज़ा और गोश्त क्योंकि मुश्किल से हज़म होता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? नॉर्मली इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें एक बैलेंस्ड और अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए। मैं हमेशा बोलता होता हूँ जहाँ पे फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है, एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, नॉट बहुत ज़्यादा, लिमिटेड अमाउंट में गोश्त, एक अंडा डेली, लिमिटेड अमाउंट में दूध, ठीक है, जो लिमिटेड फ्रूट, वेजिटेबल, गोश्त, दूध और अंडा, ये 5 सेक्शंस अपने पूरे रखता है, तो उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, किसी मल्टीविटामिन की। आपने देखा होगा पुराने लोग इसीलिए बैलेंस थे, स्मार्ट थे, और क्योंकि वो नेचुरल ये चीज़ें रखते थे, नेचुरल डाइट्स खाते थे, जंक नहीं करते थे। बिल्कुल इसी तरह से डाइट आपको बहुत हद तक, अगर आपकी डाइट स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकती है। इसके साथ साथ डॉक्टर सदाम ये भी बताइएगा, जैसे कि हम बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि महकमा सेहत के साथ जो दूसरी एंटिटी है जिसका रोल बड़ा मजबूत होना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो है आवाम। इसकी इंगेजमेंट के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे, तो चीज़ें जो हैं
वो मज़ीद बेहतर होंगी। फर्दर इस पर डॉक्टर सदाम साहब का जवाब जानेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे हैं डेंगू मरीज़ के हवाले से, डेंगू मरीज़ों को किन किन बातों पे एहतियात करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखते हैं कि हमारे अगर 100% कंट्रीब्यूट नहीं है एहतियात करने में या एहतियाती तदाबीरों को, SOPs को फॉलो करने में, एटलीस्ट हम अपना 50 to 60 70% दें, ताकि महकमा सेहत अगर 100% काम कर रहा है या 90% काम कर रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है ज़ाहिर कर सकें। डॉक्टर सदाम, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि कम्यूनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आगाही आएगी उतनी ज़्यादा हम देखेंगे कि हमारे अस्पतालों पे बोझ भी कम होगा और एक ईज़ ऑफ डूइंग मामला जो है वो हम उसकी तरफ जाते हुए देखेंगे। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से, कम्युनिटी को अवेयरनेस के हवाले से आप लोग किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं? हमारा बेसिकली प्लान डिफरेंट फोरस पे अवेयरनेस सेशन देना होता है। हमारे साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं अपने अपने इंटर डिपार्टमेंट्स वो कंडक्ट करें अवेयरनेस सेशंस। इसी तरह जो हम डायरेक्टली करते हैं, हम लोग 3 फोरम्स को सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस पे रखते हैं। नंबर 1 स्कूल्स। ठीक है। स्कूल्स में हमने पॉम्फलेट्स करवाए हुए। उसके पॉम्फलेट्स सिर्फ पॉम्फलेट्स नहीं है अवेयरनेस के, उनमें उनके लिए क्वेश्चनर भी है बच्चों के लिए, ठीक है, जिस पे वो आंसर करके हम सबमिट बैक करेंगे टू द प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है। इसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एक थोड़ा सा अलग से पॉम्फलेट दिया गया है, अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट किए गए हैं। एंड लास्टली जो नॉर्मल हमारे घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, एक मिसाल लेते हैं कि जिस तरह MR कैंपेन स्टार्ट हुई है फ्रॉम 17 2 days बैक। इस कैंपेन में यही टीम्स को हमने असाइन किया है कि डुअल वर्क करेंगे, ठीक है, MR का काम भी करेंगे, साथ डेंगू के भी, क्योंकि घर तो उन्होंने कवर करने हैं, हमारी एक्टिविटी हो जाएगी। तो चलते चलते हमारी टीम्स घर में भी पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट अब कर रही हैं आज से, फ्रॉम टुडे। हमने उसमें जनरल हिदायत हैं, इंडोर कैसे भरा जा सकता है, इंडोर पॉट्स, आउटडोर कैसे भरा जा सकता है, टाइमिंग्स टू अवॉइड, डोर क्लोज करें, मॉस्किटो रिपेलेंट की सारी हिदायत उस पर दर्ज हैं इन पॉम्फलेट्स पे। तो ये 3 फॉरम्स हमने प्राइम फोकस में रखे हैं, बाकी फॉरम्स पे हमारे अलाइन डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम कम्युनिटी को इंगेज करेंगे तो हम देखेंगे कि इस मसले को बड़े बेहतरीन तरीके से और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिजॉल्व किया जा रहा है। ये भी डॉक्टर सदाम बताइएगा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अब डेंगू को कंट्रोल करने के हवाले से टीम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें बड़ा अच्छा और बड़ा एक लीडर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं आप लोगों के? बिल्कुल मैडम, चैलेंज टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे हाउस होल्ड कंप्लाइंट नहीं होते, मतलब सब घर एक जैसे नहीं होते। सही। इसमें एक बात है कि चलो हमें हो सकता है फ्यूल के हों या कुछ हो, हम सब मैनेज कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारी टीम्स काम कर रही हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। बट मैं चाहता हूँ बल्कि आपके इतने अच्छे मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू के आवाम को भी चाहिए कि हमें हमारे साथ ताउन करें हमारी टीम्स के साथ। वो जब आएँ आपको अवेयरनेस देने तो दरवाज़ा खोलें, उन्हें वेलकम करें, ताकि आप एक उनके दोनों के इंट्रैक्शन से हालात बेहतर हों, आपको नॉलेज देंगी। वो ज़ाहिर है आवाम की बेहतरी के लिए हम लोग निकल रहे हैं, टीम्स, हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई घर से निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी तरह से उन्हें वेलकम करें अपने घरों में। इस तरह से आप भी आगे 10 लोगों को अवेयरनेस दें। अगर आपके पास टीम आई है, आपको नॉलेज दी है उन्होंने, तो आप भी 10 लोगों को आगे करें। इसी तरह से जिस तरह फैक्ट्रीज़ हैं, जंक यार्ड्स हैं, मैं उनके ओनर से भी कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कि वो भी कोऑपरेट करें हमारी टीम्स के साथ। ठीक है। आवाम के ताउन से ही ताली ज़ाहिर है एक हाथ से नहीं बजेगी। बिल्कुल इसी तरह से दोनों सेक्शन को हम अगर देखें कि इक्वली अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो सिचुएशन बड़ी पॉजिटिवली हैंडल की जा सकती है। इसके साथ साथ डॉक्टर सदाम ये भी बताइएगा कि अगर आज के दौर के हवाले से बात करें, मुझे लगता है कि हैवी पेनल्टीज़ भी होनी चाहिए, FIR भी होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट इस बीमारी की वजह से बाकी लोग सफ़र ना करें, क्योंकि ये एक बीमारी सिर्फ एक पर्सन को मुतासिर नहीं करती, ये पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करती है। इसीलिए इसी हवाले से मैंने DC साहब का भी ख़ास जिक्र किया था। DC हमारे फैसलाबाद जो हैं वो बिल्कुल हमें एक टीम की तरह अपने एक लाइसोन में रखते हैं, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हमने मतलब इन DC साहब के होते हुए सबसे ज़्यादा FIR, सबसे ज़्यादा सील्स और नोटिस हमने दी हैं। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाम, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार इस चीज़ पे फोकस इसीलिए किया जा रहा है। आपकी सेहत है, आपकी सेहत के मामला अगर ठीक होंगे तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं, तमाम तर इशूज़ हैं, तमाम तर थिंकिंग हैं, उन्हें पॉजिटिव और बेहतर तौर पर लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।